प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर प्रोफेसर केसरी अवकाश प्राप्त पटना विश्वविद्यालय का एचओडी आप लोगों से कुछ कहना चाहूंगा। चाहे आप जो भी परीक्षा देने वाले हो, उसमें एक चैप्टर विशेष है जिसका नाम है समास। अंग्रेजी में इसे कंपाउंड कहते हैं। ध्यान देंगे, आजकल पूछा जा रहा है समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। समास एक शब्द है, शब्द का शब्दार्थ होता है। शब्दार्थ तीन तरह का होता है: अभिधार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंजनार्थ। यह समास शब्द एक ऐसा शब्द है जो अपने आप बना हुआ है, और समास से शब्द की रचना होती है। एक प्रश्न बीच में उठ जाता है कि शब्द रचना की कितनी विधियां हैं। उत्तर होगा, शब्द रचना की 4 विधियां हैं: उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। तो समास की अगर हम परिभाषा देंगे, उसमें एक यह बात भी संदिग्ध हो जाएगी, सन्नद्ध हो जाएगी, वह यह कि समास शब्द रचना की एक विधि विशेष है। समास में शब्दों का मेल नहीं होता, पदों का मेल होता है, और पदों के मेल से समास की रचना होती है। अब यहां एक सहज ही प्रश्न उठता है, सहज ही एक प्रश्न बन जाता है कि पद क्या है। आप लोगों को पूछा भी जा सकता है, शब्द और पद में क्या अंतर है। याद रखेंगे, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, और पदों के मेल से समास की रचना होती है। इसलिए पद, ध्यान देना, जब किसी शब्द के साथ विभक्ति लग जाती है, वह शब्द शब्द नहीं रहता, वह पद बन जाता है। आप किताब में पढ़ेंगे कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं, लेकिन यह परिभाषा यहां आकर घुटना टेक देती है, अशुद्ध करार दी जाती है। वाक्य नहीं है, फिर भी दो दो पद हैं। ध्यान दीजिए, रसोई के लिए घर, यह वाक्य नहीं, और शब्द भी नहीं। कई शब्द इसमें आए हुए हैं, लेकिन वाक्य नहीं है, फिर भी इसमें दो दो पद हैं। और अगर आपने किसी किताब में पढ़ा है या किसी शिक्षक के द्वारा पढ़ा है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं, कहां गई यह परिभाषा? यह परिभाषा गलत हो गई कि नहीं? मैंने जो परिभाषा दी है पद की, कि विभक्ति सापेक्ष शब्द पद कहलाते हैं। आप देखो, यह विभक्ति है, संप्रदान कारक की विभक्ति।
को, के लिए। रसोई भी शब्द है, घर भी शब्द है, लेकिन जब यह के लिए विभक्ति इसके साथ लग गई तो यह दोनों पद हो गया। इसलिए समास की परिभाषा, अब ध्यान दो, जब दो या दो से अधिक पद, जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर एक दूसरे से मिलते हैं, उस मेल को शब्द कहते हैं। क्या हो गया? रसोई, घर। यह दो नाम से जाना जाता है। इसको हम सामासिक शब्द भी कहते हैं। सामासिक शब्द। और दूसरा कहेंगे समस्त पद। समस्त पद, ध्यान देना, समस्त पद इसलिए कि यह प्रथम पद रसोई और अंतिम पद घर, दोनों मिला हुआ है। इसमें दोनों मिला हुआ है, रसोई घर, रसोई और घर दोनों मिल गया, इसलिए समस्त पद। और दोनों के मिलने से एक समासिक शब्द बन गया, एक शब्द बना, जिसको कहते हैं समासिक शब्द। अब बात स्पष्ट हो गई कि समास में पदों का मेल होता है, शब्दों का नहीं। और उन पदों के मेल से समासिक शब्द बनता है, और उसी समासिक शब्द को हम समस्त पद भी कहते हैं। कोई प्रश्न नहीं आ रहा है? अब समास के पहले 6 भेद थे। अधिकतर किताब में आप 6 समास के भेद ही पाएंगे। समास के 6 भेद। एक नया भेद उसमें जुड़ गया है अब 2003 के बाद। ध्यान देना, 2003 में जब अधिवेशन हुआ हिंदी साहित्यकारों का, विद्वानों का, तो उसमें एक नया समास शब्द जुड़ गया है। तो अब 7 है, लेकिन अभी भी बहुत सी किताबों में 6 भेद ही है। नया जो समास जुड़ा है उसका नाम है नज समास। अब आपसे प्रश्न अगर पूछा जाएगा कि समास के भेद कितने हैं, अगर ऑप्शन में 7 और 6 दोनों हो, तब 7 पर टिक लगाना, क्योंकि हाई कोर्ट भी तुमको वही आंसर चाहेगा। 7 अगर नहीं हो तो आप 6 पर लगाएंगे, क्योंकि किताबों में 6 है, पढ़ाए भी 6 जाते। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। कभी कभी पूछ देता है कि समास और संधि में क्या अंतर है। ध्यान देना, संधि में विकार उत्पन्न होता है, लेकिन समास में विकार उत्पन्न नहीं होता। संधि में वर्णों का मेल होता है, लेकिन समास में पदों का मेल होता है। साम्य क्या है? दोनों से शब्द की रचना होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि कहीं आप लोगों को इधर संशय नहीं रह गया होगा जितना मैंने पढ़ाया। अब समास के भेद पर हम लोग आ रहे हैं, या समास के भेद पर आ जाएं।
तो समास के 6 भेद हैं, इसको मिटाने की बात है, तो इसको कर दें। ये 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 हो गया। समास के 6 भेद। पहला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, समझ लेना, समास का सम्राट है यह। सब मिलकर समासिक जो शब्द बनते हैं, यह अकेला शब्द देता है। सबसे अधिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग इसका गहन अध्ययन न कराते हैं न करते। तत्पुरुष समास की परिभाषा है, तत्पुरुष, ध्यान दो, यहां पुरुष का अर्थ मर्द मत लेना। यहां पुरुष का अर्थ हो जाएगा पर्सन, अंग्रेजी में पढ़ा होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और इसी को कहा जाता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब इसकी परिभाषा ले लो। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, कहने का मतलब पद, उत्तर पद और प्रथम पद दो प्रकार का होगा। जैसे अभी अभी मैंने आपको दिया था रसोई घर, रसोई घर, इसमें दो पद मिला हुआ है, रसोई और घर, तो यह हो गया प्रथम पद, और यह दूसरा जो है आपका, यह हो गया उत्तर पद। यह दोनों मिलता है तब समासिक शब्द बनता है। तो इसमें क्या, किसकी प्रधानता हो जाएगी? उत्तर पद, मतलब द्वितीय पद की, अंतिम पद की। किसका घर? रसोई का घर। तो प्रधानता है द्वितीय पद की, घर की, इसलिए तत्पुरुष समास। लेकिन अब ध्यान दो, बहुत संभव है कि आपसे पूछ दे और ऑप्शन में दे दे कि रसोई घर में कौन सा समास है। अब कौन शब्द का प्रयोग कर दिया, इसका मतलब है कि तत्पुरुष समास कई प्रकार के होते हैं। तो तत्पुरुष समास के भी 6 भेद हैं। आपकी किताब में उसका उल्लेख है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है उसमें किया हुआ। मैंने पढ़ाया था तो बत कर दिया था कि यह भेद है। किसका भेद? तत्पुरुष समास का। तत्पुरुष समास का जो भेद निर्धारित किया गया है, उसका आधार क्या है? कारक। उसका आधार कारक है। तो जब तक हम तत्पुरुष समास के भेद को नहीं पढ़ाएंगे, तत्पुरुष समास का सर्वांग अध्ययन आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर पूछ देगा कि तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं, तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं, तो उत्तर होगा 6। वह कैसे? आपने पढ़ा होगा कि कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन आदि। अब इनमें से कर्ता और संबोधन, इन दोनों को निकाल बाहर कर दीजिए। तो 8 में से 2 निकल गया तो कितना बचा? 6। तो शेष जो 6 बचे, वही
तत्पुरुष समास के भेद हैं। अर्थात कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, ये 6 तत्पुरुष समास के भेद हैं। अब इसी आधार पर मान लिया गया कि क्वेश्चन आ गया गगनचुंबी में कौन सा समास है। गगनचुंबी में कौन सा समास है। इसका जब विग्रह करेंगे आप तो विग्रह हो जाएगा गगन को चूमने वाला। गगन को चूमने वाला। अब इसमें कौन सी विभक्ति लगी। को किस कारक की विभक्ति है। कर्म कारक की। अब अगर ऑप्शन में आता है ए समास, यह भी सही है। बी तत्पुरुष समास, यह भी सही है। सी तत्पुरुष द्वितीय तत्पुरुष समास, यह भी सही है। और डी में दे देगा कर्म तत्पुरुष समास, तो यह सबसे अधिक सही होगा 100%। क्योंकि कर्ता ने कर्म को द्वितीय हुआ, इसलिए आधार आपका कारक हो गया और कारक में कर्म कारक होता है। इसी को आपने दूसरी द्वितीय तत्पुरुष समास कहा। क्योंकि इस तरह से लोग नहीं पढ़ते और पढ़ाते हैं लोग, इसलिए कहते हैं कि आउट ऑफ कोर्स था। अधिक से अधिक उसमें ऑप्शन आ गया था। वास्तविकता यह है कि ऑप्शन कहीं बाहर से नहीं आता, जो उसमें क्वेश्चन बनेगा वही ऑप्शन आता है। और ऑप्शन का अर्थ ही है कि वह सब सही है आंसर। अंतर है प्रतिशत पर, कोई 10%, कोई 80%, तो कोई 100% सही होता है। तो समास के जो 7 भेद है उसमें से प्रथम भेद तत्पुरुष समास ही है। अब हथ करी, हाथ के लिए करी। अब के लिए किस कारक की विभक्ति होगी। संप्रदान कारक की। लेकिन इसके पहले मेरे दिमाग में एक बात आ गई। यह जो को विभक्ति है, यह कर्म कारक की विभक्ति भी है, जैसा कि मैंने दिया आपको। और संप्रदान कारक में भी आ गई यह विभक्ति बनकर। फिर दोनों में अंतर क्या है। तो जहां क्रिया का फल पड़े वहां कर्म कारक की विभक्ति को, और जहां दान का भाव आ जाए वहां पर संप्रदान कारक। जैसे राम ने कैंची से कपड़ा को काटा। किसको काटा। कपड़ा को। तो यहां को कर्म कारक हो जाएगा। भिखारी को दान दो, जहां दान का भाव आएगा वहां पर को संप्रदान कारक की विभक्ति होगी। इसी तरह से आप विभक्ति, जहां आप विग्रह करेंगे वहां विभक्ति आएगी। जहां विग्रह करेंगे आप समासिक शब्द को का विग्रह करेंगे तो वहां पर समास आएगा, वहीं पर तत्पुरुष समास आएगा। और विग्रह
की जो विभक्ति होगी उस विभक्ति के आधार पर ही आप तत्पुरुष समास का निर्णय लेंगे। अब छह जो इसकी विभक्ति हैं, ये छह जो इसके कारक हैं आधार, उस आधार पर आप इसका अभ्यास कर लेंगे, किताब में दिया हुआ है। तत्पुरुष समास अगर आप पूरा का पूरा पढ़ेंगे तो उसमें समय भी लगेगा, और उतना समय केवल एक ही उतना समय में हम दूसरा जो बचा हुआ है उन सबों को पढ़ा लेंगे। अब आप लोग अपनी राय दें कि तत्पुरुष समास को मैं पूरा का सभी भेदों को बता दूं, पढ़ा दूं, या इसको आप देख लेंगे, किताब जरा सा देखकर हमको बताएंगे कि अगर उसका अभ्यास आप लोग स्वतः कर सकते हैं उस आधार पर, तो मैं आगे बढ़ू। देर हो जाती अब जल्दी हो जाता है, इसे ऐसे ही जल्दी हो जाएगा। अब आप लोग देखेंगे कर्म तत्पुरुष पर आपकी किताब अगर आपके सामने हो तो उसे देखेंगे, जिसके पास किताब नहीं हो वह कॉपी में लिखता ही जाएगा। पहला है कर्म तत्पुरुष समास, माखन चोर, माखन को चुराने वाला, मुंह तोड़ जवाब दिया, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, रथ चालक, रथ को चलाने वाला, सबके सब कर्म तत्पुरुष समास हैं। और इसी को हम द्वितीया तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं। द्वितीया क्यों? कर्ता ने कर्म को द्वितीया। पूछ तो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। करण कारक, करण कारक में दो विभक्ति आ जाती है बेटा, से और द्वारा। क्यों? समझने का प्रयास करो। कोई भी क्रिया अगर संपादित होगी तो केवल साधन उस क्रिया का संपादन नहीं कर सकता। साधन तो निष्प्राण होता है, वह प्राणी नहीं है, वह क्या है? अप्राणी। जैसे दर्जी ने कैंची से कपड़ा को काटा, कैंची अपने आप कपड़ा को नहीं काट लेगी, यह साधन है। इसके साथ तेल लग गया कैंची से, और दर्जी एक व्यक्ति है तो व्यक्ति के साथ द्वारा लगता है। अंग्रेजी में विथ और बाय प्रीपोजिशन है, ध्यान रखना। अंग्रेजी में जिस भाव और विचार का बोध कराने के लिए आदमी को केस भी पढ़ना पड़ता है और प्रीपोजिशन भी पढ़ना पड़ता है, लेकिन हमारी हिंदी में मात्र
केस पढ़ना पड़ता है, कारक पढ़ना पड़ता है, इसलिए कारक को दोनों भूमिका अदा करनी पड़ती है। अंग्रेजी में प्रीपोजिशन में कहा जाता है, सूत्र है इसका, विथ डिनोट्स इंस्ट्रूमेंट बट बाय डिनोट्स ए डूअर और एजेंट। इसलिए से और द्वारा इस करण कारक की विभक्ति। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो कहीं से लगेगा, कहीं द्वारा लगेगा। जैसे देखो, शोकाकुल, शोक से आकुल, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, करुणा पूर्ण, करुणा से पूर्ण, भूख मरा, भूख से मरा, हथकड़ी, ध्यान देना किताब में गलत दिए हुए रहता है, हाथ के लिए कड़ी होगा, हाथ की कड़ी नहीं होगा। हाथ के लिए कर। अब आपको संप्रदान कारक पर आ जाना है। संप्रदान कारक में जहां कहीं भी दान का भाव हो, संप्रदान कारक कहलाता है। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। लेकिन जहां देशभक्त आ जाएगा तो देश का भक्त हो जाएगा, संबंध कारक तत्पुरुष समास। याद रखना, यह द्वंद्व है। देशभक्त, देश का भक्त, इसका विग्रह होगा, और देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। किसके लिए भक्ति? देश के लिए भक्ति। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, विद्यालय, विद्या के लिए आलय। कहीं कोई संशय किसी को? कुछ पूछ रहा है? अपादान कारक, अपादान का अर्थ ही होता है छुटकारा। इसलिए जहां अलग होने का भाव या विचार हो वहां अपादान कारक। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, डाल से पत्ते गिर रहे हैं, टहनी से पत्ते गिर रहे हैं। तो जहां विछुरन हो, अलग होने का भाव हो, स्कूल से बच्चे आ रहे हैं, इसमें कौन सा समास है? तो अपादान कारक समास, माने कारक है। अब यहां पर देखो, तत्पुरुष समास में पूछ देगा, जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, धनहीन, धन से हीन, विद्या रहित, विद्या से रहित, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, नेत्रहीन, नेत्र से हीन, गुणहीन, गुण से हीन, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। अब यहां एक प्रश्न उठता है बेटा, कि आपका प्रश्न होगा कि करण कारक की विभक्ति भी से और अपादान कारक की विभक्ति भी से, हम कैसे समझेंगे कि यहां पर करण कारक है कि अपादान कारक है? तो जहां साधन के साथ से आए समझ लेना कि करण कारक की विभक्ति है, वहां करण कारक है। और जहां पर जुदाई का बोध कराता है से, अलग होने का भाव बोध कराता है से, वहां पर अपादान कारक। संबंध तत्पुरुष समास,
अब ध्यान देना, संबंध कारक बड़ा व्यापक अर्थ में आता है, इसलिए कह रहा हूं कि संबंधवाचक अव्यय भी होता है और संबंधवाचक सर्वनाम भी होता है। संबंध कारक की विभक्ति का के की किताब में, लेकिन रारे री भी होता है। तो जहां संबंध जताया जाए, जिस कारक से संबंध का बोध हो, संबंध कारक विभक्ति वहां आएगी। असंबंध कारक तत्पुरुष समास होगा। जैसे जलधारा, जल की धारा, गृह स्वामी, गृह का स्वामी, भूदान, भूमि का दान, सेनापति, सेना का पति, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। आप देखो, इसका मतलब कि राष्ट्रपति शब्द किससे बना? समास से। तो राष्ट्रपति शब्द शुद्ध है, और वहीं पर उपराष्ट्रपति शब्द अशुद्ध भी है, अशुद्ध है व्याकरण से। अब यहां पर यह बताना तो अनपेक्षित हो जाएगा बेटा कि उपराष्ट्रपति कैसे गलत। अगर कहीं शब्द चैप्टर पढ़ाने का मौका मिला तब याद दिला देना। अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण का अर्थ होता है आधार। जिस सहसमास से आधार का बोध हो, जिस कारक से आधार का बोध हो, अधिकरण कहलाता है। और इस कारक की दो विभक्ति होती है, में और पर। में और पर। अब इस तमासिक शब्द का विग्रह करो। ग्रामवास, ग्राम में वास, विग्रह हो जाएगा। अब में विभक्ति इसमें आई। में विभक्ति किसका, किसकी विभक्ति है? किस कारक की? अधिकरण कारक की। उत्तर क्या हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष समास। जल समाधि, जल में समाधि। पर्वत आरोहण, पर्वत पर आरोहण। घुड़सवार, घोड़ा पर सवार। वाक्य में भी पूछ देता है, बच्चा छत पर खेल रहा है, इसमें कौन सा समास है? क्योंकि पर लगा हुआ है, पर का प्रयोग है वाक्य में, इसलिए अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। मैं समझता हूं कि समझ गया होगा, कहीं से कोई विवाद नहीं आया होगा। अब खड़ा होइए, इसको मिटाइए। इस ये है, ये हाँ अब हो जाएगा। अब आपको आपको जगह खड़ा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा है कर्मधारय समास। ध्यान देना, अगर किताब है तो किताब देखिए, हो सकता है इसमें गलत हो।